चलो मुझे याद आएगा, अभी मेरे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। एब्स्ट्रैक्ट टाइप के ऐसे वो होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जनरली वो कुछ भी होते हैं और उनमें, लेकिन अगर आप उनके ऊपर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप किसी टफ विषय के ऊपर सब लिख रहे हो, उसके ऊपर कम बच्चे लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे किसके ऊपर लिखेंगे, जो आसान होगा। अब एग्जामिनर के सामने सारी कॉपी आनी है, तो वो विषय जो थोड़ा मुश्किल है और उसके ऊपर आपने अच्छा लिखा है, तो फिर अपने आप ही आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग। ये एक उसमें कॉन्सेप्ट रहती है ऐसे राइटिंग। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप लिख सकते हो, अगर आपके पास आर्ट है राइटिंग की, राइटिंग स्किल आपकी बढ़िया है, तो फिर कभी भी आसान के ऊपर मत लिखना, मुश्किल के ऊपर लिखने की कोशिश करना। और लेकिन तभी जब वो आप लिख पाओ उसे ठीक से, मतलब उसके साथ ठीक से अ, ठीक से उसे जज कर पाओ ऐसे को, और आपका जजमेंट सही होना चाहिए ऐसे राइटिंग को लेके, तो तब फिर मजा आएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि दूसरों से अपने आप ही, अगर ऐसे ठीक 50 है। नंबर का है, ऐसे अगर मान लीजिए 50 नंबर का है, तो दूसरों से अपने आप ही आपको 10 मार्क्स तक फालतू मिल जाएंगे, 10 मार्क्स तक एक्स्ट्रा, बड़ी इजीली। कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर दूसरे 30 नंबर ले रहे हैं या 25 नंबर ले रहे हैं, तो आप बड़े आराम से 35 तक क्रॉस कर जाओगे इजीली। कुछ लोगों को 40-40 तक भी मिले, मतलब 50 में से 40 तक भी मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है, कुछ लोग अच्छा लिखते हैं बहुत, आता है। लेकिन ये स्कोरिंग है, यहाँ तक 80 तक, मतलब 40 तक मिल जाते हैं, स्कोरिंग है इतना। 50 में से 40 मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए शुरू करते हैं, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ जी, हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम कर रहे थे, और रैयतवाड़ी सिस्टम हमें करना है आज। हम लोगों ने पीछे जमींदारी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। देखो, जमींदारी सिस्टम की कुछ कमियां थी जो हमने पीछे भी लिखी हैं, देखी हैं। वो कमियां अंग्रेजों के सामने आ गई। क्या कमी थी? एक कमी तो उसकी ये थी कि अंग्रेजों का लगान तो फिक्स हो गया, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता था। अगर मान लो किसी वजह से फसल बढ़िया हो गई, खूब बारिश पड़ी, मॉनसून अच्छा रहा, फसल अच्छी हो गई, तो अच्छी फसल का लाभ जमींदार को मिलता, ना कि अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों का तो लगान निश्चित हो गया, परमानेंट हो गया वो। एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि महंगाई भी लगातार बढ़ रही थी, इसलिए, और वो दाम वही थे, लगान का दाम वही था, वो ऊपर नहीं बढ़ सकता था। यहां से भी हानि देखने को मिली। तीसरी परेशानी ये हुई कि किसानों की हालत बहुत खराब होती चली गई, और जो किसान वर्ग था वो सफर करने लगा, अकाल पड़ने लगे। बंगाल में हम लोगों ने देखा कई अकाल पड़े इसी दौरान। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये वाला मामला ठीक नहीं बना। जब कॉर्नवालिस इस सिस्टम को लागू कर रहे थे, उसी समय दो लोग थे, हालांकि एक तो ये बाद में जुड़े, एक ही थे उस समय, मुनरो। मुनरो उस समय रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर थे। मुनरो ने इसका विरोध किया था, परमानेंट सेटलमेंट का। उनका मानना था कि ये भारत में सिस्टम ही नहीं है जो आप लेके आ रहे हो, ये तो इंग्लैंड का सिस्टम है। भारत में अगर आपको किसी रेवेन्यू सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है, तो इंडिया का ही सिस्टम आपको लागू करना पड़ेगा। बाद में रेवेन्यू, सॉरी, ये मुनरो जो थे, वो मद्रास के गवर्नर बन गए। इसलिए दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम पहले लागू हुआ। इनके एक दोस्त थे कैप्टन रीड, ये दो लोग थे, कैप्टन रीड और मुनरो। तो ये दोनों के दिमाग की उपज थी। इसमें क्या किया गया था,
इनका मानना ये था कि मुगलों के टाइम में जो व्यवस्था थी वो ये थी कि मुगल सीधे तौर पर किसानों से लगान लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो उपज का 50% तक होता था। तो क्या किया जाना चाहिए, सीधे तौर पर अंग्रेज भी किसानों से ले। क्यों? क्योंकि मुगलों के समय में जो जमीन का मालिक थे वो किसान थे, ना कि जमींदार या इंटरमीडियरी लोग। इंटरमीडियरी तो केवल इतने थे कि वो लगान वसूलने में मदद करते थे और सरकार इसके बदले उन्हें कुछ दे देती थी। इसलिए लगान क्या होना चाहिए, वो फसल का आधा हो। तो इससे क्या लाभ होगा? अगर फसल अच्छी होती है तो लाभ सरकार को होगा, ना कि जमींदार वर्ग को या बिचौलिया वर्ग को। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि चूंकि लगान रेगुलेटेड रहेगा, 50% में किसान अपना काम चला सकता है, तो अकाल वगैरह की समस्या नहीं पड़ होगी, नहीं आएगी समस्या। वो खेती में भी निवेश कर सकता है। और तीसरी बात ये होगी कि किसान के साथ सीधे संबंध बनेंगे सरकार के, ना कि किसी बिचौलिए के माध्यम से। और ऐसे में लोग सरकार के प्रति ज्यादा वफादार बनेंगे। ये दो तीन बातें मुंडरो ने समझी और समझकर रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया। इसमें एक लगान सीधे किसान से वसूल होता था। हम लोगों ने पीछे देखा, जब एंग्लो मैसूर वॉर हुए तो उस समय 1792 के आसपास डिंडीगुल वगैरह का क्षेत्र जो है वो ले लिया गया था टीपू सुल्तान से। तो डिंडीगुल वगैरह में सबसे पहले डिंडीगुल, बारह महल, ये दो जिले थे जिनमें 1792 में ये इनिशियल लेवल पर, यानी केवल देखने के लिए, टेस्टिंग के लिए इसे लागू किया गया, रतवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम को। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वैसे तो ये लागू हुआ 1792 में इनिशियली, जबकि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया। तो रैयतवाड़ी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट से वैसे पहले का है, पर वास्तविक तौर पर यह लागू हुआ 1820 में, 1820 में, जब मुनरो गवर्नर बन गए, गवर्नर जनरल बन गए। आ, हाँ, गवर्नर जनरलशिप मुनरो के पास थी 1820 में। उस समय ये दक्षिण भारत में लागू हुआ। तो दो तीन लोग इससे जुड़े, एक मुनरो, एक रीड, कैप्टन रीड। कैप्टन रीड पहले थे जिन्होंने इन्हें 12 महल में लागू किया। बाद में मुनरो ने गवर्नर जनरलशिप में पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। अच्छा, एक और व्यक्ति थे, एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन जब गवर्नर बने, ये मुनरो के दोस्त थे, तो उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू कर दिया। इसलिए पूरे दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू हो गया 1820 तक आते आते। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। तो चलो यहां तक की बात लिखो। इसमें लिखना, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत में राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में राजस्व वसूली के लिए लागू की गई राजस्व वसूली के लिए लागू की गई यह दूसरी व्यवस्था थी। यह दूसरी व्यवस्था थी। इट वॉज सेकेंड सिस्टम, सेकेंड रेवेन्यू सिस्टम। इट वॉज सेकेंड रेवेन्यू सिस्टम which was introduced by which was introduced by ब्रिटिशर्स। ठीक है? इसके जन्मदाता इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो, या थॉमस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को माना जाता है। एवं कैप्टन रीड को माना जाता है। इट्स
founding father, its founding father is considered, its founding father is considered Thomas Munro, Thomas Munro and Captain Reed। 1792 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, है ना। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने, कैप्टन रीड, REID होगा, कैप्टन रीड ने इसे 12 महल जिले में, इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में, ऐसा लिखिए, जगह भी लिख लीजिए। कैप्टन रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी के, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में, 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया, सर्वप्रथम लागू किया, या ऐसा लिखिए सर्वप्रथम आंशिक तौर पर लागू किया, क्योंकि ये तब लागू नहीं हुई थी, इसके बाद में केवल यही हुई। सर्वप्रथम आंशिक तौर पर लागू किया, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखिए, इट वॉज एग्जीक्यूटेड, इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाई कैप्टन रीड, बाई कैप्टन रीड इन 12 महल डिस्ट्रिक्ट, इन 12 महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, of Tamil Nadu in 1792, in 1792, है ना। अगले पॉइंट में लिखना, कालांतर में, कालांतर में मुनरो की गवर्नर जनरलशिप में, कालांतर में मुनरो की गवर्नर जनरलशिप में इसे 1820 में, गवर्नर जनरलशिप में इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। लेटर, लेटर इट वाज एग्जीक्यूटेड, later it was executed in whole Madras presidency, in whole Madras presidency in the governor generalship of, in the governor generalship of Thomas Munro, Thomas Munro in 1820, in 1820, ठीक है ना। ये तो हुआ इसका कार्यकाल, किसने लागू किया। अच्छा एक बात और लिखिए, हाँ लिखिए, इसमें अगले पॉइंट में लिखना, इसके पश्चात, इसके पश्चात एल्फिंस्टन महोदय ने, एल्फिंस्टन गवर्नर थे ये बॉम्बे के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, एल्फिंस्टन महोदय ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया, इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया। लेटर, लेटर इट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय, इट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऐसा लिखिए, इट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी by Elphinstone,
बाई सर एल्फिंस्टन, सर लगा दीजिए आगे क्योंकि गवर्नर थे। बाई सर एल्फिंस्टन, ठीक है ना। स्पेलिंग बोलूंगा, ELPHINSTON, एल्फिंस्टन, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना, था क्या इसमें, तो सीधे तौर पर किसानों से लगान वसूल किया जाता था। एक बात, दूसरी बात यह थी लगान कितना था, तो सामान्यतः कुल उपज का आधा, लेकिन कहीं कहीं पर जहां सिंचाई कर भी इसमें जोड़ दिया गया था, तो ये 60% तक हो जाता था, 60% तक। क्योंकि दक्षिण भारत आपको पता है अभी भी मानसून के ऊपर निर्भर रहता है, तो लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद नहरों से नहीं, सॉरी, तालाबों और कुएं से सिंचाई होती है। तो सरकार जब सिंचाई की व्यवस्था करती थी अपनी तरफ से, तो फिर ये कर की दर बढ़ जाती थी। कुल मिला के ये था कि 60% तक ये हो जाता था, वैसे जो दर थी वो 50% तक थी। एक बात, दूसरी चीज ये थी, क्योंकि ये दो प्रेसिडेंसी में लागू था सिस्टम, एक बॉम्बे और एक मद्रास, तो ये भारत के लगभग 51% क्षेत्रफल पर था। इसलिए भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर लागू होने वाला यही रेवेन्यू सिस्टम था। 51%, 51% पर लागू होता था, ठीक है ना। पूरे बॉम्बे और पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी इसमें आती थी। अच्छा, पूर्वी बंगाल का कुछ क्षेत्र भी आ गया था, आसाम का भी एक क्षेत्र था इसमें। चलो मैं इसको लिखवाता हूं क्योंकि आया है एग्जाम में। वो ये पूछ रहे थे कि इनमें कौन कौन से एरियाज में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था, या महालवाड़ी सिस्टम लागू था, या जमींदारी सिस्टम, तो वो एरिया दे देते हैं। और उसमें एरिया को बड़ा बारीकी से देते हैं, क्योंकि इतिहास है ना इसमें, वो बड़ी बारीकी में चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ लागू था ये। तो पहले लिखना, इस राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, इस राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सीधे तौर पर लगान, सीधे तौर पर लगान किसानों से वसूल किया जाता था। सीधे तौर पर लगान किसानों से वसूल किया जाता था। अंडर द सिस्टम द रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्टेड द रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्टेड विद द पीजेंट्स, विद द पीजेंट्स। सामान्यतः यह उपज का सामान्यतः यह उपज का 50% तक होता था। जनरली इट वॉज जनरली इट वॉज अप टू 50%, generally it was up to 50% of total production, of total production। सिंचाई कर को जोड़कर सिंचाई कर को जोड़कर यह दर सिंचाई कर को जोड़कर यह दर 60% तक हो जाती थी, 60% तक हो जाती थी। एंड आफ्टर एडिंग इरिगेशन टैक्स एंड आफ्टर एडिंग इरिगेशन टैक्स this rate goes up to this rate goes up to 60%, ठीक है ना। एक बात तो ये थी, तो कर की दर बहुत ज्यादा थी, यही इसके फेल होने का कारण रहा। ये सिस्टम भी फेल रहा था, लिखेंगे इसे बाद में, लेकिन इस बात को पॉइंट नोट, मतलब ध्यान में रखना कि कर की दर चूंकि बहुत ज्यादा थी, 60% तक हो जाता था, तो फिर किसान के लिए ना तो निवेश के लिए आगे कुछ बचता था,
अब वो क्या तो खाता और क्या फिर निवेश कर लेता, यही समस्या थी। तो अगले पॉइंट से लिखना आप, अगले पॉइंट से लिखना, यह व्यवस्था, यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के या संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, ऐसा लिखिए, यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्रफल पर थी। लगभग 51% क्षेत्र पर थी। दिस सिस्टम वॉज, दिस सिस्टम कवर्स, ऐसा लिखे, दिस सिस्टम कवर्स अराउंड 51%, अराउंड 51% of total geographical area, of total geographical area of India। ठीक है ना। अब कौन कौन से हिस्से थे, तो इसके आगे डैश करके लिखिए नाम इनके कहां कहां पे थी। तो लिखिए मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, अब ये हिंदी अंग्रेजी में सेम रहेगा, नाम है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल का कुछ क्षेत्र, पूर्वी बंगाल का कुछ क्षेत्र। देखो वैसे पूरे बंगाल में, बंगाल बिहार उड़ीसा में, तीनों में, चूंकि पहले तीनों ही एक ही जगह थे, यहां परमानेंट सेटलमेंट था, है ना। मैंने आपको लिखवाया होगा ये बंगाल बिहार उड़ीसा, और मैंने आपको लिखवाया हो गया वाराणसी का कुछ क्षेत्र, मैंने लिखवाया क्या कुछ ऐसा परमानेंट सेटलमेंट में। हाँ सर। मैंने लिखवाया होगा आपको बंगाल बिहार उड़ीसा, देखो ये तीनों में तो परमानेंट सेटलमेंट था, इसके साथ साथ बनारस का भी कुछ क्षेत्र आता था इसमें। सर आपने बताया था पर लिखवाया नहीं था। तो वहां पे इसे लिख लो कहीं पे भी पीछे, है ना। आप याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, ध्यान नहीं रहा होगा, मेरे निकल गया होगा दिमाग से। देखो चूंकि उस समय अंग्रेज बंगाल बिहार उड़ीसा में ही थे, तो केवल यही लागू किया गया। लेकिन जो 1765 की संधि से आपको ये याद होगा कि कड़ा और इलाहाबाद के जिले ले लिए गए थे, और अवध से, और मुगल सम्राट को दे दिए गए थे। बाद में मुगल सम्राट से लेके भी वो, और बनारस के राजा को दे दिए थे। तो बनारस में कुछ क्षेत्र में भी ये लागू था, परमानेंट सेटलमेंट। तो आप इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा और बनारस का कुछ क्षेत्र लिख लीजिए। ऊपर वाले में, पहले वाले में जमींदारी व्यवस्था में या स्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट, है ना। अब यहां पे रैयतवाड़ी सिस्टम में बंगाल का कुछ ऐसा क्षेत्र था जो बाद में शामिल हुआ, पूर्वी बंगाल का वो एरिया जो बर्मा के साथ लगा हुआ था। बाद में बर्मा युद्ध हो गया और कुछ हिस्से को मिला लिया गया, या बाद में कुछ हिस्सा आ गया बंगाल में, शामिल हुआ पूर्वी बंगाल में, वहां यह सिस्टम लागू किया गया था। तो आप इसमें लिख लीजिए पूर्वी बंगाल या ब्रैकेट में ईस्टर्न बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही आसाम, आसाम में भी लागू किया गया था वही, जब बर्मा से ले लिया था आसाम को, तो यहां भी आसाम। और लास्ट लिखिए कुर्ग के कुछ क्षेत्र। कुर्ग एक रियासत थी ये, आपने ऊटी का नाम सुना होगा, नीलगिरी में है ये, नीलगिरी तमिलनाडु में कुर्ग रियासत थी एक, वहां पर बड़ा फेमस हिल स्टेशन है ये कुर्ग, KURG, कुर्ग। ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए कुर्ग। यहां पर ये लागू थी रैयतवाड़ी सिस्टम, कुल मिला के 51% पर थी। अब अगले पॉइंट से लिखना, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था सरकार का,
सरकार का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बिचौलिया वर्ग है, जमींदार वर्ग जो बिचौलिया वर्ग बन गया था परमानेंट सेटलमेंट में, वो किसानों का खून चूस रहा था और उससे अंग्रेजों को भी लाभ नहीं हो रहा था, यानी सारा खून चूस कर खुद ही पचा जाता था, वो अंग्रेजों को कुछ नहीं देता था। इससे अंग्रेज दुखी थे। दूसरे इस बात से भी दुखी थे कि किसानों की हालत ठीक नहीं है, बाद में कैसे और निचोड़ेंगे इन्हें, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही, तब इनका खून चूसेंगे। इसलिए वो ये चाहते थे कि कुछ, एक तो बिचौलिया वर्ग समाप्त हो जाए, सीधे तौर पर किसानों से संपर्क उनका बने। इस माध्यम से ये बना भी। अब इससे ये तो हुआ फायदा कि अंग्रेजों का जो रिवेन्यू था वो बढ़ गया, क्योंकि अब सीधे तौर पर किसानों से लेना था। लेकिन किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि लैंड रेवेन्यू की जो दर थी वो बहुत ज्यादा थी, किसान वैसी ही हालत में रहा। तो आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट में, रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागू करने के पीछे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागू करने के पीछे सरकार के निम्न उद्देश्य थे। सरकार के निम्न उद्देश्य थे। गवर्नमेंट वांट गवर्नमेंट वांट या ऐसा लिखना, दीज ऑब्जेक्टिव्स दीज ऑब्जेक्टिव्स वर बिहाइंड वर बिहाइंड द एग्जीक्यूशन ऑफ these objectives were behind the execution of रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है। सबसे पहला कि राजस्व में कमी हो रही थी, ये ठीक होनी चाहिए थी। तो पहला लिखना, भू राजस्व की भू राजस्व की बढ़ोतरी के साथ या वृद्धि के साथ, भू राजस्व की वृद्धि के साथ नियमित वसूली, नियमित वसूली। ठीक है ना? अंग्रेजी में लिखिए, रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्स या रेगुलर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेगुलर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू विद द बेसिक इंक्रीमेंट, विद द बेसिक इंक्रीमेंट। है ना? बेसिक इंक्रीमेंट का मतलब है जैसे फसल में सुधार होगा, रेवेन्यू में भी सुधार होगा। एक ऑब्जेक्टिव तो ये था। दूसरा लिखिए, बिचौलिया वर्ग की समाप्ति, क्योंकि लाभ वही ले जा रहा था। बिचौलिया वर्ग की समाप्ति, एंडिंग एंडिंग द इंटरमीडिएरी क्लास, एंडिंग द इंटरमीडिएरी क्लास। और ब्रैकेट में लिख लेना, ये कौन था? जमींदार वर्ग, जमींदार। है ना? और थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, किसानों के साथ सीधे तौर पर, सीधे तौर पर प्रशासनिक आदान प्रदान, प्रशासनिक आदान प्रदान। ठीक है ना? क्योंकि अब तक लोग ये समझते ही नहीं थे उनकी सरकार कौन है, उनको लगता था जमींदार ही सरकार है, जबकि सरकार अंग्रेज थे, जमींदार कहाँ, वो तो बेचारे कठपुतली थे इनके हाथ की। तो लिखिए इसमें, द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन, द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन विद द फार्मर्स या विद द पीजेंट्स। पीजेंट सही वर्ड है, फार्मर की जगह पीजेंट लिखिए, विद द पीजेंट्स। ये तीन ऑब्जेक्टिव थे इसमें। अच्छा, एक और लिखिए, एक और लिखिए,
चौथा ऑब्जेक्टिव ये था इनका, हालांकि ये केवल दिखाने का था, क्योंकि हाथी के दांत हमेशा देखो, सत्ता जिसके पास होगी ना, ये याद रखना जीवन में, सत्ता यहां पर शक्ति भी यूज कर सकते हैं वर्ड, दोनों एक ही बात है। शक्ति या सत्ता किस जिसके भी पास होगी, वो बहुत ही छलिया प्रकार का आदमी होगा, तो कभी भी क्लियर नहीं होगा, वो कभी साफ नहीं होते जीवन में, क्योंकि सत्ता उनको साफ रहने ही नहीं देती। ये एक ऐसा मद है जो मदहोश करे रखता है लोगों को। एक बार जो इस मद के चक्कर में फंसा, शराब का नशा तो उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 घंटे, किसी ने ज्यादा पी ली तो पूरी रात 1 2 दिन। लेकिन ये मद ऐसा है सत्ता का, शक्ति का, ये नहीं उतरता, ये कभी नहीं उतरता, शायद मरने के बाद ही उतरता होगा। तो ये बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए लोग सब कुछ एक तरफ रख देते हैं इस मद के लिए, इस मद को, इस नशे के लिए, इस नशे को प्राप्त करने के लिए। आप देखो, एक शराबी कुछ भी कर सकता है उस अपनी शराब के लिए, कुछ भी करता है वो, यहां तक की है कि अगर घर में उसके लोग भूखे मर रहे हैं, उसको परवाह नहीं है उसको, लेकिन शराब चाहिए। पर देखो, वो नशा तो कुछ ही देर का है। जब कुछ ही देर के उस नशे से, नशे की वजह से वो इतना बड़ा निर्णय कर सकता है कि अपने परिवार को एक तरफ कर सकता है, अपने बच्चों को एक तरफ कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो ऐसा नशा जिसको मिल गया, जो कभी नहीं उतरने वाला, वो क्या करेगा? वो सबको भट्टी में झोंक सकता है उस नशे के लिए। ये इतना बड़ा नशा है। अंग्रेजों का भी यही नशा था, सत्ता मिली, शक्ति मिली, धन मिला, सब कुछ मिला। अब वो ये चाहते थे ये परमानेंट रहे, ये जाए ना, तो इसीलिए वो सीधे तौर पर जुड़ना चाहते थे किसानों से। और तीसरा ये था, वो ये चाहते थे कि थोड़ी जो स्थिति है किसानों की वो बदल जाए, और जिससे आगे फिर वो लाभ दे सके अंग्रेजों को, आगे खेती करते रहें, अंग्रेजों को खूब उत्पादन करके देते रहें। तो एक चौथा ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ किसानों की स्थिति में लाभ हो या सुधार हो। तो लिखिए चौथे में, किसानों की स्थिति में सुधार करना भी, किसानों की स्थिति में सुधार करना भी इस राजस्व व्यवस्था का एक उद्देश्य था, इस राजस्व व्यवस्था का एक उद्देश्य था। एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स वांट टू, एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स वांट टू अपग्रेड, अपग्रेड द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स, द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स। ठीक है ना? ऊपर के तीनों तो अचीव हो गए रैयतवाड़ी सिस्टम से, बस यही अचीव नहीं हो पाया। उनकी व्यवस्था और खराब हो गई, क्यों? क्योंकि 50 से 60% लगान देते थे, सीधे तौर पर लेते थे अंग्रेज, इससे और ज्यादा खराब हुआ। तो लिखिए अगले पॉइंट में, उपरोक्त लक्ष्यों में से, उपरोक्त लक्ष्यों में से अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। द लास्ट गोल, द लास्ट गोल कुड नॉट बी अचीव्ड, could not be achieved from the above objectives, from the above objectives। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी लगान का अत्यधिक होना था, लगान का अत्यधिक होना था।
the most the most significant problem the most significant problem of this system was the high rise of लैंड रेवेन्यू। ठीक है ना। अब देखो, लगान ज्यादा था, कैश में लेना होता था, तो बिकते ही जैसे फसल आई, किसान ने अपना अनाज बेचा और लगान दिया। अब बाकी का जो समय है पूरे साल भर का, वो कैसे निकाले किसान? तो फिर वो महाजनों के चंगुल में फंस गया। इसी वजह से अगर फसल खराब हो गई, एक साल सूखा पड़ गया और कोई परेशानी हो गई, तो फिर महाजन से लोन लेकर वो अदा करता था, कर्ज लेकर अदा करता था। अब महाजन के चंगुल में फंस गया। महाजनों ने कागज, अब किसान पढ़े लिखे तो थे नहीं, दिया कुछ और लिखा कुछ, इस तरीके से सारी की सारी जो जमीन थी वो महाजनों के चंगुल में फंसने लगी धीरे धीरे, मनी लेंडर्स के। इसलिए किसान मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसता चला गया। सरकार चाहती थी कि कोई बिचौलिया वर्ग ना बने, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में जो बिचौलिया वर्ग बना, दैट वाज मनी लेंडर्स। इसलिए दक्षिण भारत में ये स्थिति बड़ी खराब देखने को अभी भी है। वहां पर चेट्टी आपने सुना होगा, चेट्टी या सेठी आपने नाम सुना होगा, वो यही मनी लेंडर्स लोग थे। चेट्टी, चेट्टियार, सेठी, है ना। सेठ को वो लोग सेठी कह देते थे। तो जनरली धन उधार देने का काम करते थे। इनके पास बड़ी बड़ी भूमियां गिरवी रखी हुई थी किसानों की। तो आप लिखिए इसमें, अत्यधिक लगान अत्यधिक लगान एवं अत्यधिक लगान एवं नगद रूप में इसकी वसूली के कारण नगद रूप में इसकी वसूली के कारण किसान महाजनों के चंगुल में फंस गया। किसान महाजनों के चंगुल में फंस गया ड्यू टू हाई लैंड रेवेन्यू ड्यू टू हाई लैंड रेवेन्यू and also the collection of it in the cash and also the collection of it in the cash farmer fall into a debt trap falls into a debt trap of money lenders। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था ने भी महाजनों के रूप में एक नए बिचौलिया वर्ग को जन्म दिया। एक नए बिचौलिया वर्ग को जन्म दिया। एंड सो a new intermediary class in the form of money lenders emerged in रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है ना। देखो, इसको लेके दक्कन उपद्रव हुए, दक्कन रॉयट्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1850-56 के हैं शायद।
या उससे कुछ पहले हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ये 1876 के हैं शायद, 1876-72 में है ये। इसी वजह से हुए दक्कन उपद्रव, किसानों ने विद्रोह किए। सरकार को जब इस चीज का पता चला, मतलब सरकार को पता तो पहले ही चल गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई की नहीं। लेकिन फिर भी दो लोग थे, विनगेट और गोल्ड स्मिथ, ये दो अधिकारी थे अंग्रेजों के, दक्षिण भारत में ही। इन्होंने 1836 से 1840 तक कुछ इसमें सुधार करने के प्रयास किए। जैसे पहले जो लगान निर्धारित होता था, वो फर्टिलिटी के आधार पर निर्धारित नहीं होता था, बंजर भूमि का भी उतना ही और एक फर्टाइल भूमि का भी उतना ही। अब किसान के पास जिसकी बंजर भूमि है वो तो मारा गया, क्योंकि एक तो उसमें पैदा नहीं होती, ऊपर से लगान उतना ही निर्धारित है जितना फर्टाइल लैंड में है। तो विनगेट ने और गोल्ड स्मिथ ने यह किया कि लगान का निर्धारण फर्टिलिटी के आधार पर कर दिया। जो जमीन जितनी ज्यादा फर्टाइल है उसके हिसाब से उतना ही उसमें लगान निर्धारित किया। जैसे ज्यादा फर्टाइल है तो 50%, कम फर्टाइल है तो जितने परसेंट कम फर्टाइल है उतने ही परसेंट लगान घटा दिया गया था। ये सुधार था और कोई सुधार नहीं था। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। 1836 में 1836 में विनगेट, VINGET, विनगेट एवं गोल्ड स्मिथ ने इस व्यवस्था में कुछ सुधार के प्रयास किए। इस व्यवस्था में कुछ सुधार के प्रयास किए। इन 1836 इन 1836 विनगेट एंड गोल्ड स्मिथ विनगेट एंड गोल्ड स्मिथ conducted some reforms in this system conducted some reforms in this system, जैसे as जैसे अब लगान जैसे अब लगान भूमि की उर्वरता के आधार पर भूमि की उर्वरता के आधार पर निर्धारित किया गया। as now land revenue as now land revenue fixed fixed according to the fertility of land, according to the fertility of land। ठीक है ना, अगले पॉइंट में भी अगले पॉइंट से लिखना। परंतु फिर भी परंतु फिर भी ये सुधार आंशिक ही रहे। अब ये मेंस एग्जामिनेशन का है। परंतु फिर भी ये सुधार आंशिक ही रहे। बट these reforms but these reforms almost became almost remain लिखिए, almost remain partial। कालांतर में किसानों का असंतोष कालांतर में किसानों का असंतोष दक्कन उपद्रवों के रूप में दक्कन उपद्रवों के रूप में सामने आता है। दक्कन उपद्रवों के रूप में सामने आता है। लेटर
later the resentment of farmers later the resentment of farmers surfaced surfaced in the form of Deccan riots. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. डेक्कन रॉयट्स, है ना, दक्कन उपद्रव के नाम से जाने जाते हैं. किसानों ने विद्रोह कर दिया, महाजनों के भी सब हमले कर दिए उनके घरों पर, कागज फाड़ के जला दिए जो जमीनों के रखे थे. सरकार ने इसका विरोध किया. अब जो अटैक का जो प्रमुख केंद्र थे वो महाजन थे. उनको लगा ये महाजन ही है जो हमारी परेशानियों का कारण है. अंग्रेजों को नहीं समझ पाए एग्जैक्टली कौन कारण है, वो नहीं समझ पाए. उनको लगा कि यही है इंटरमीडियरीज. ये पढ़ेंगे आगे हम, उपद्रवों को देखेंगे, ये माइंडसेट भी पकड़ेंगे उपद्रवों का कि क्या था, क्यों वो एक फेल रहे. और बाद में कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद में 1885 के बाद उनमें क्या विजन में क्या चेंज आया, ये कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 1870 से पहले और 1870 के बाद के विशेष तौर पर. बड़ा चेंज मिलता है उनमें. चलिए खैर, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ चेंज होता है. और ये जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है वैसे ही वैसे उन अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह वगैरह हो रहे थे या हुए, उनकी अप्रोच, टैक्टिक्स, विजन, ऑब्जेक्टिव सब बदल जाते हैं. एक कंपैरेटिव स्टडी भी होगी इसकी. ये कंप्लीट हो गया. कोई क्वेरी है तो आप पूछो. ये रैयतवाड़ी सिस्टम कंप्लीट हो गया. समझ में आ गया यहां तक सबको? यस सर। चलिए अब इसमें आगे लिखिए अगला हेडिंग, महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी सिस्टम. ठीक है ना. देखो, एक व्यक्ति थे मार्टिन बर्ड. मार्टिन बर्ड ने इसे सबसे पहले सुझाया. इसका जो प्रस्ताव दिया इस व्यवस्था का, वो मार्टिन बर्ड ने दिया. इसीलिए मार्टिन बर्ड को इसका जनक कहते हैं. हॉल्ट मैकेंजी भी थे इनके साथ में. 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, वैसे इसका फाउंडर मार्टिन बर्ड को ही कहते हैं, लेकिन हॉल्ट मैकेंजी ने इसे अंग्रेजों के सामने रखा था. तो ये दोनों लोग इससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसे जन्म दिया, इस सिस्टम को. क्या था इनका भी? यही कहना था कि ये बात नहीं थी, किसानों ना तो जमींदारों से मुगलों के समय में कर लिया जाता था सीधे तौर पर, और ना ही सीधे तौर पर किसानों से लेते थे. बल्कि क्या था कि पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया जाता था और पूरे गांव में एक आदमी कर वसूल लेता था. एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती थी, वही कर जमा कर देता था ले जाके. ये सिस्टम था मुगलों के समय में. एक बात. दूसरी बात ये थी, अंग्रेजों को ये भी लगा रैयतवाड़ी सिस्टम में कि यार हर किसान से वसूल करना पड़ रहा था. अब बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आ रहा था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत आ रहा था. हर किसान से वसूल करना बड़ी मुश्किल वाली बात थी. तो कभी कभी तो ये भी हुआ कि रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ, खर्चा उसमें ज्यादा हो गया लैंड रेवेन्यू में. इसलिए रैयतवाड़ी सिस्टम ज्यादा खर्चे वाला सिस्टम भी था. अंग्रेज ये चाहते ही नहीं थे. दो बातें थी. तो इन दोनों बातों की वजह से महलवाड़ी सिस्टम जो है वो लागू किया गया. महल माने गांव, यानी पूरे गांव को एक इकाई मानकर यह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. ये सबसे बाद में लागू हुआ. इसलिए जो एरिया सबसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा जीते गए, जैसे अवध है ना, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत माने आज का जैसे मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, ये वाला यही एरिया था जो अवध के अंतर्गत आता था. या फिर जो मराठों से एरिया छीना गया था, इस एरिया में ये सिस्टम लागू किया गया.
लगभग 33% क्षेत्रफल पर था ये भारत के टोटल 33% पर। इसलिए सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी, दूसरे नंबर पर महलवाड़ी और तीसरे नंबर पर जमींदारी सिस्टम। ठीक है ना? 33 पर नहीं, 50, 51 और 19 कितना हुआ? हाँ 30% मान लीजिए, 30% पर था, क्योंकि 51% पर रैयतवाड़ी था, 19% पर जमींदारी था। तो 51 और 19 कितने हो गए? 70। तो 30% बचा, यानी 30% पर महलवाड़ी सिस्टम लागू था। कौन कौन से एरिया थे? जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त प्रांत, यानी पूरा नॉर्थर्न इंडिया, ये कह सकते हैं उत्तर भारत, यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा, अवध, है ना? आगरा अलग प्रेसिडेंसी थी उस समय, तो आगरा अवध के नाम से। फिर मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, और पंजाब के कुछ क्षेत्र, इन पर यह सिस्टम लागू थी। ठीक है। समस्या इसमें भी यही थी। समस्या इसमें भी क्या थी कि लगान की दर बहुत ज्यादा निर्धारित की गई, 50 से 60%। फिर लगान बिना पैमाइश के निर्धारित कर लिया गया अनुमानों के आधार पर कि ठीक है इस खेत का, क्यों? क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बचाना। अब अगर किस खेत को मापना है तो फिर लोग लगाने पड़ेंगे, उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा अनुमान कर लो कितना होगा इसमें पैदा। अब अनुमानों के आधार पर लगान निर्धारित हुआ। इससे यह हुआ कि पूरा लाभ जो था वो अंग्रेजों को नहीं मिल पाया, बल्कि दूसरे लोग ले गए। यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले लोग थे, अंग्रेज थे, वो ज्यादा लाभ में रहे इसमें सिस्टम में। तो ये सिस्टम भी फेल हुआ। हालांकि बाद में इसमें आ, कुछ सुधार किए गए। विलियम बेंटिक के समय में इसमें कुछ सुधार किए गए, बाद में डलहौजी के समय में भी इसमें कुछ सुधार किए गए। सहारनपुर रेगुलेशन बने थे डलहौजी के समय में, तो सहारनपुर रेगुलेशन से इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे। हालांकि ये चलता रहा उसके बाद भी। तो ये महलवाड़ी सिस्टम था। इसको मैं कल लिखवा देता हूं आपको। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा क्या सिस्टम था। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए फिर इसको कल लिख लेते हैं, हमारा कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। चलिए फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग क्लास में। लॉ क्लास लिंक पर ही होगी, है ना? मॉर्निंग लॉ क्लास लिंक पर होगी। ओके जी, थैंक यू।